कि जन्म से हम देख रहे हैं कि जन्म और मरण ये दोनों है, ये दोनों एक रोग की तरह है। तो जन्म मरण के रोग से अगर हमें निकलना है, तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं? तो जन्म मरण का रोग है, उसका ही सॉल्यूशन ये भजन की कड़ियों में दिखा था। तो उससे निकलने के लिए जो रास्ते बताए गए हैं, वो भगवान ने बताए हैं, जिसे हम जिन वाणी के रूप में बोलते हैं। वही जिन वाणी में हर एक चीज़ का सॉल्यूशन निहित है। हमारे भगवान, हमारे तीर्थंकर भगवान, हमारे आचार्यों ने हमें बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन दिए हैं, जिससे हम हमारे जीवन को बहुत अच्छा और सुंदर बना सकते हैं और आगे जाके ये जन्म और मरण का जो पूरा सर्कल है, इससे कैसे एग्ज़िट करके परम सुख में यानी मोक्ष में हम विलीन हो सकते हैं। इसी के लिए हम लोग इतने टाइम से प्रयास कर रहे हैं कि जो भगवान की ये वाणी है, जिन वाणी है, उसको सिंप्लीफाई करके बहुत ही अच्छी वाणी है, पर उसका कहीं न कहीं एनालॉजीज़ ड्रॉ करके हम आपके सामने प्रस्तुत करके आए हैं। अलग-अलग माध्यम के थ्रू हम करते हैं, चाहे हम उसके साइंटिफिक एस्पेक्ट देखते हैं, चाहे हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखते हैं। उसी कड़ी में हमारे इनिशिएटिव्स चालू है। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हमने एक नया प्रयास चालू किया है, जो अब से हम देखने में आएँगे। तो अलग-अलग थीम पे हम सेशंस लेते हैं। अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जो जिन वाणी है, जिन वाणी में जो अलग-अलग हमारे पास गाथाएँ हैं, जो प्योर आगम की गाथाएँ हैं, शास्त्र हैं, उसको हम कैसे देख सकते हैं, उसकी अनुप्रेक्षा करें, उसका जो अर्थ है, उसके अंदर गहन चिंतन करें और देखें कि भगवान की जो वाणी है, उसका आज के जीवन में क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है। हाउ यू कैन वी यूज़ द जिन वाणी एंड द मैसेज गिवन बाय भगवान महावीर एंड ऑल द अदर तीर्थंकर्स फॉर मेकिंग आवर लाइफ प्रैक्टिकली ब्यूटीफुल। उसी के लिए मुहिम चल रही है। आज वो ही कड़ी में जो हमारा सेशन है वो सेंटर्ड है। उसके लिए मैं आप सबके सामने जैसा कि आप सब जानते हैं इसके लिए जो पूरी मेहनत की है ये नए इनिशिएटिव के लिए, वो निपुण डागा ने की है। तो हम मिलके ये ट्राई कर रहे हैं कि इस रूप में हम जिनवानी को प्रस्तुत करें, जिससे हम सब प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस लेके आ पाएँ। तो आप सब जैसे कि जानते हो कि निपुण यहाँ पे बहुत सारे सेशंस लेते हैं। उनका बैकग्राउंड भी शायद कुछ लोग जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, तो मैं एक बार हमारी जो नई ऑडियंस है, उनको भी वाकिफ़ कराना चाहूँगा। सो निपुण बाय प्रोफेशन इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा कि आप सब जानते होंगे और वो ऑफलाइन बहुत सारी वर्कशॉप्स लेता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट करता है। सो ही इज़ अ लाइफ कोच, ही इज़ अ वेरी गुड काउंसलर, ही इज़ अ गुड पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर। तो वही ओरिएंट करके हम जो टैलेंट्स है उसको यूज़ कर रहे हैं कि ये जिनवानी को हम किस तरीके से प्रस्तुत करें। तो यही सेशंस के माध्यम से निपुण आप सबके सामने आएँगे। वो जो भगवान की वाणी है या जिन वाणी है, वो जिन वाणी के ऊपर रिसर्च करके कि कैसे इसको हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। ही हैज़ टिल डेट इंटरैक्टेड विद मोर देन 1500 यूथ और बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस किया है इसके सेशन से, इसकी नॉलेज से। और वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि जिन वाणी से हम लोग कैसे उसके रहस्य निकाल सकते हैं और हमारे जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो उसी के सामने आज निपुण आपके सामने आने वाले हैं और बढ़िया एक प्रस्तुति लेके आए हैं कि ब्रिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, जिसमें आज हमारा जो 10वें कालिक सूत्र है, उसके लिए हम एनालॉजीज़ ड्रॉ करेंगे और आगे की जो और डिटेल्स है, वो निपुण आप सबके सामने शेयर करेंगे। तो अब मैं निपुण को इनवाइट करना चाहूँगा कि वो आज हमारे सामने आए और हम सबको ये जो उनकी नई रिसर्च है, उससे हम सबको लाभान्वित करें। सो निपुण प्लीज़ टेक द सेशन फॉरवर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, सादर जय जिनेन्द्र। गुरु आपकी दिव्य शक्ति से ये ज्ञान अब सम्यक बने, तव कृपा की किरणों से ये आत्मा प्रदीप बने। डूब कर तुझे भक्ति में वितराग स्नान कराया है, निज आत्मा में अब आप आओ, कर्म गंध भगाना
भक्तों के भगवान हो, प्रभु आप मेरे इष्ट हो। क्या बुलाऊं आपको प्रभु, आप सदा मेरे साथ हो। तत्व चिंतक और बहुश्रुत, हे परम ध्यानी मुनि, रोम रोम में बसी है ओह गुरु आपकी छवि। निसंगता निर्मोहता शुद्ध संत की पहचान है। अपूर्ण को निपूर्ण करते, प्रमोद का मुझ में वास है। प्रमोद का मुझ में है स्थान है। कहम चरे कहम चिट्ठे, कहम मासे कहम सहे, कहम भुजंतो भासंतो, पावकमं न बंदहि। जयम चरे जयम चित्ते, जयमासे जयम सहे, जयम भुजंतो भासंतो, पावकमं न बंदहि। भगवान महावीर से जम्बू स्वामी सुधर्मा स्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं कि हे भगवान, मैं कैसे चलूं, मैं कैसे उठूं, मैं कैसे बैठूं, कैसे सोऊं, कैसे बोलूं, कैसे खाऊं, जिसमें मेरे पाप कर्म का बंध ना हो। और उत्तर में सुधर्मा स्वामी कह रहे हैं, जयम चरे जयम चिट्ठे, जयम मासे जयम सहे। वो कह रहे हैं, उठो बैठो, सब चीज जो भी आप कर रहे हो वो सारी चीज यत्ना से करो, अप्रमद दशा में करो, विवेकपूर्ण दशा में करो, मीनिंग विद फुल अवेयरनेस करो, पूरी जागृति से करो। अगर पूरी जागृति से अगर आप कोई कर रहे हो कोई चीज, फुल अवेयरनेस इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, तो उसमें आपका पाप कर्म का बंध नहीं होगा। वैसे तो दैश्विकालिक सूत्र की ये जो 2 गाथाएं मैंने अभी आपको बताई, ये 4थे अध्ययन में आती है, और 4थे अध्ययन की 8वीं और 9वीं गाथा ये चलती है, जिसमें मैंने 7वीं और 7वीं और 8वीं गाथा ये चलती है, जो मैंने अभी आपको ये बताई है। और उसमें एक्चुअल में पूरा 4था अध्ययन तो आ रहा है साधुओं के लिए, अणगारों के लिए। पर आप लोग में से बहुत जनों ने हमारे 10 मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ रिलेशनशिप ऐसा एक टॉपिक हमने पहले किया हुआ था, और वो टॉपिक भी भगवान महावीर की उत्तराधीन सूत्र की अध्ययनों में से हमने लिया था। पर उसको हमने प्रैक्टिकली, वो भी मुनियों के लिए था, वो भी साधु संतों के लिए था, पर हमने वो पूरे 10 समाचारी को हमने हमारे करंट लाइफ से जोड़ने का प्रयास किया कि हम गृहस्थ जीवन में उसको कैसे यूज कर सकते हैं। हम श्रावक श्राविकाएं, या फिर कोई स्टूडेंट यहाँ देख रहे हैं, कोई यंगस्टर्स यहाँ देख रहे हैं, कोई हाउसवाइफ यहाँ देख रही है, कोई बिजनेसमैन यहाँ देख रहे हैं, वो कैसे अपने लाइफ में भगवान की वाणी को, जैन धर्म के जो भगवान महावीर स्वामी की जो अनमोल वाणी यहाँ पे चल रही है, उसके माध्यम से उसको बेसिस बनाते हुए हम ये यू टर्न के सेशंस ले रहे हैं, जिनको हम देख रहे हैं करंट लाइफ में हम उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वैसे ही ये गाथाओं को आप देख रहे हैं, भगवान ने तो मुनियों के लिए बता दिया, देखो यत्ना से करो, प्रमाद मत करो, फुल अवेयरनेस करो। बट आज आप देखेंगे जितनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस होती है ना, सबसे पहले मैं बता दूं कि जब हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स करते हैं, जैसे किसी को जॉब रेडी बनाना होता है, किसी को कैंपस में रिक्रूट करवाना होता है, उनके इंटरव्यूज को लिए उनको रेडी करना होता है, या फिर जनरल यंगस्टर्स को हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग के सेशंस करते हैं, तो सबसे पहली चीज उनको जो सिखाई जाती है, या फिर किसी को बिजनेस भी करना होता है, तो सबसे पहली चीज उसको यही सिखाई जाती है, देखो भाई तेरे को चलना बराबर आना चाहिए, तेरी वॉकिंग स्टाइल एकदम सही होनी चाहिए, तेरा खड़े रहने का पोस्चर एकदम सही होना चाहिए,
तो जिस तरीके से वहां बैठा है ना इंटरव्यूअर के सामने, वो बड़ा सही होना चाहिए। ये सारी चीजें हम बताते हैं, बैठने में फिर वो पर्सन रेडी हो पाता है, फिर वो पर्सन रेडी हो पाता है इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। तो हम एक पॉइंट थोड़ा थोड़ा विस्तार में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आ रहा है, हाउ टू वॉक। जो भगवान ने कहा कहम चले, कैसे चले। तो भगवान ने साधु संतों के लिए कहा कि वहां पे उनको कह दिया कि अगर आप आगे चल रहे हो, अगर आप वॉकिंग कर रहे हो, क्योंकि हमने पहले भी बता दिया, प्रवृत्ति मेरी विवशता है, प्रवृत्ति मेरी विवशता है और निवृत्ति मेरी अवस्था है। प्रवृत्ति मेरी विवशता है, जो भी मुझे प्रवृत्ति, जो भी मुझे एक्टिविटीज, जो भी मुझे एक्शंस करने पड़ रहे हैं, ये सारी मेरी विवशता है, मीनिंग आई हैव टू डू दैट। और निवृत्ति मेरी क्या है, मेरी अवस्था है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं वो सारे अपने वीडियोस ऑन करके बैठे, ताकि आप लोग भी कौन से, बहुत सारे फीमेल्स को मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने अपना वीडियोस ऑन किया हुआ है। आप लोग भी जो नई यंगस्टर्स भी यहाँ पे बैठे हैं, आपका ही फोकस कंसंट्रेशन सब ज्यादा रहेगा, आप लोगों को भी ज्यादा मजा आएगा कि आपने अच्छे से उसके नोट्स बनाएंगे, सब चीज करिए, आप लोगों को और उसमें यूजफुलनेस लगेगी। तो जैसे मैं बता रहा था हाउ टू वॉक, तो साधुओं के लिए क्या आता है, और यही हमें हमारे लाइफ में हम इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या कह दिया भगवान ने, यत्न से करो, अवेयरनेस से करो। और उनको कह दिया कि जब भी आप चल रहे हैं, जब भी साधु जन चल रहे हैं, तो साधु के लिए कह दिया कि आपको 4 हाथ आगे की भूमि देख के चलना है। कितनी? 4 हाथ आगे की भूमि। मतलब आप समझ लीजिए, जब आप चल रहे हैं तो सबसे पहले एक आदत बनाए। ये अब डेली लाइफ में हमें कैसे इंप्लीमेंट करना है, हम जैसे श्रावकों को, जो भी साधु नहीं बने हैं, जो संन्यास नहीं ले चुके हैं, बट हमें हमारी लाइफ में अगर वॉकिंग सही तरीके से करनी है तो हमें कैसे करनी चाहिए, हमें हमेशा हमारी आंखें नीचे रखे हुए कि नीचे क्या चीजें हैं। जब भी हम वॉकिंग कर रहे हैं, चाहे रोड पे हो, चाहे आप घर में कर रहे हो, नीचे कोई जीव जंतु तो नहीं है, नीचे कोई जीव तो नहीं आ रही, किसी की हिंसा तो नहीं हो जाएगी। और फिर नीचे देखने का दूसरा फायदा ये आ जाता है कि अगर कोई पत्थर हो, कोई और चीज है, कुछ भी हो, तो और भी ऐसी कोई चीज हो, तो उससे क्या हो जाएगा कि आपकी टकराव किसी से नहीं होगा, आपकी ठोकर किसी से नहीं लगेगी। क्योंकि अगर आप नीचे देख के चल रहे हो तो किसी को आपके पत्थर या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट आ जाती है, कोई नुकीली चीज आ जाती है, तो उससे आपके पैर की ठोकर नहीं लगेगी। तो भगवान का स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है, स्ट्रिक्ट, कि अगर जब भी साधु चल रहा है तो उनको नीचे देख के ही चलना है। और नीचे जहां किसी ने चैट बॉक्स में यहाँ पे हमें बताया कि जहां तक आपकी परछाई पड़ रही है, ठीक है ना, जहां तक आपकी परछाई पड़ती है वहां तक आपको देखते हुए चलना है। ये भी एक अनुमान आप लगा सकते हैं, नहीं तो वैसे शास्त्र में आता है 4 हाथ भूमि। तो 4 हाथ भूमि अप्रोक्सीमेटली वही हो जाएगा कि जहां तक छाया पड़ रही है वहां तक। बट द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आप जागृति से चले, नीचे देखें। दूसरी चीज हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि जब हम वॉकिंग कर रहे हैं तो भगवान ने कहा कि बोल के वॉकिंग नहीं करनी है। अभी एक हमारे पहले एक एडवर्टीजमेंट आता था, है ना, हमारे आइडिया फोन का, वॉक एंड टॉक, है ना, ऐसा हमने खूब सारे एडवर्टीजमेंट देखे थे, वॉकिंग एंड टॉकिंग। तो ये कंसेप्ट जो है ये भारी दुनिया में तो ठीक है ना, वो लोग ऐसा प्रचार कर रहे हैं उनकी मार्केटिंग करने के लिए, आइडिया जो मोबाइल फोन है उनको मार्केटिंग करी इसकी। बट एक्चुअल में हम देखेंगे तो अगर हम बात करते करते अगर हम चल रहे हैं तो हमारा ध्यान जो है ना वो वॉकिंग पे नहीं रहता। सी द इंपॉर्टेंट पार्ट इज वेदर यू सी गीता, या आप भगवान महावीर के जैनिज्म के कंसेप्ट देखोगे, या फिर आप बुद्धिज्म देखोगे, या फिर हिंदुइज्म देखोगे, कहीं भी उठा के देखोगे, वहां पे एक कंसेप्ट चलेगा, वो कहेंगे लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। क्या कहेंगे? लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब वर्तमान में जिए, ना भूतकाल की सोचो, ना भविष्य काल की बातें करो। स्टे इन द प्रेजेंट मोमेंट, मतलब वर्तमान की अगर आप सोचोगे तो वर्तमान वर्ते सदा जो ज्ञानी जगमाए, मतलब जो ज्ञानी होता है वो तो वर्तमान में जीता है, वो तो आज की सोचता है और आज में क्या हो रहा है उस पर अपनी पूरी दृष्टि बना के रखता है, वो फुल अवेयरनेस वहीं रखता है। तो जब आप वॉकिंग कर रहे हैं तो सिर्फ और किसी से बात नहीं करें, सिर्फ मौन होके आगे की भूमि देखते हुए चलेंगे। तो हमारे श्रद्धेय प्रमोद मुंशी महाराज साहब तो कहते हैं कि ये अपने आप में बहुत बड़ा ध्यान है, ये अपने आप में बहुत ध्यान है। कोई मेडिटेशन आंखें बंद करके बैठने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडिटेशन। कैसे मेडिटेशन होगा? आपकी फुल फोकस कंसंट्रेशन आगे की भूमि पे रहेगी। कितना फोकस करना पड़ेगा आपको, आप देखना कल एक्सपेरिमेंट, क्योंकि आज का टेक अवे, आज का एक्शन प्लान हमारा यही होने वाला है कि जब हम नेक्स्ट वीक के लिए चर्चा करेंगे तो एक वीक में आपको यही ट्राई करना है कि जब भी मैं चल रहा हूं, चाहे मैं किचन से मेरे बेडरूम तक भी आ रहा हूं, तो भी मुझे मौन होके आना है, मुझे मौन होके आना है।
आज ही हमें बताया हमारे संदीप भैया ने, बोले प्रवचन में जाते हैं हम, व्याख्यान सुनने जाते हैं, और व्याख्यान सुनने के बाद अगर आप मौन होके घर पे आ जाओ, क्या करके आ जाओ, सिर्फ मौन होके आप आपके घर पे आओ, किसी से बात नहीं करो, आप देखोगे आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल कितनी आगे बढ़ जाएगी, कितनी ऊर्जा आपकी बढ़ जाएगी। वो इसलिए बढ़ जाएगी क्योंकि मौन अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है। इसलिए जब आप चलें तो एक रिक्वेस्ट है, एक तो हेडफोन्स, हमारी एक तो एक आदत बन गई हमारे यंगस्टर्स की, तो हेडफोन्स लगा लगा के गाने सुनते सुनते चलेंगे। बट हम कह रहे हैं फुल अवेयरनेस, आप देखेंगे आप कितना फ्रेश फील करने लगोगे, आप इतनी अवेयरनेस आपकी बढ़ जाएगी, इतनी जागृति बढ़ जाएगी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाओगे। ये वॉकिंग के कंसेप्ट आपको कोई पर्सनालिटी ग्रूमिंग सेशंस में नहीं मिलने वाला, ये सिर्फ भगवान की वाणी में आपको मिलेगा। ये भगवान की वाणी आपको बता रही है, साधुओं के लिए बता रही थी, पर ये हमारे जीवन में कितनी एप्लीकेबल है, हम इसको फॉलो करें ही करें। वॉकिंग की स्टाइल बता दी, आगे हम बढ़ते हैं हाउ टू स्टैंड, क्योंकि बता दिया कहम चरे कहम चिट्ठे, कैसे कैसे खड़े रहें। तो भगवान ने बता दिया ऐसी जगह खड़ा रहो कि जहां पे कोई भी जीव जंतुओं की हिंसा ना हो, जहां किसी को कोई आपत्ति ना हो, कोई एक्चुअल में कोई सचित वस्तु तो वहां नहीं है। फॉर एग्जाम्पल देखो, स्टैंडिंग में एक तो चीज हो गई कि हम खुद स्टैंड कर रहे हैं, है ना, और आजकल क्योंकि हम तो बहुत कम जगह खड़े रहते हैं, हम आजकल बहुत हमारी सारी व्हीकल्स यूज करते हैं, गाड़ियां लेके जाते हैं और स्कूटर्स लेके जाते हैं, और उसको भी हमें कहीं ना कहीं पार्क करना होता है ना, तो जहां हम लेके जाते हैं वहां पार्क करना होता है। तो आप देखेंगे कितनी छोटी सी चीज है, पर ये छोटी सी चीज से हम हमारे कितने कर्म बंधन रोक सकते हैं। जब हम पार्किंग कर रहे हैं, जब हम हमारी गाड़ी की पार्किंग कर रहे हैं, क्या हम ये दृष्टि रखते हैं, क्या हम ये सोच रखते हैं कि जहां मैं पार्क कर रहा हूं वहां आगे कोई चींटियां तो नहीं चल रही, या मकोड़े तो नहीं चल रहे, या कोई कॉकरोचेस तो नहीं चल रहे, या फिर वहां पे कोई वनस्पति तो नहीं है, या वहां पे कोई सचित पानी तो नहीं है। क्या मैं देखेंगे 90% ऑफ द केसेस में आप कर पाओगे। आप एक जगह पार्किंग करने जा रहे हो, आपको दिखा रहे ये तो यहाँ पे घास वास उगी हुई है, या यहाँ पे बहुत सारे जीव हो सकते हैं, या यहाँ पे बहुत सचित पानी है, आप तुरंत अपनी पार्किंग की स्पेस चेंज कर दो। बस ये एक विजन, एक दृष्टि हमें तैयार करनी है, एक लॉजिक तैयार करनी है, क्योंकि भगवान ने कहा हाउ टू स्टैंड। तो यहाँ पे स्टैंडिंग, एक तो मैं खुद स्टैंड कर रहा हूँ तो भी मुझे भी ये सब चीजें नोटिस करनी है। समझो मैं चलते चलते थक गया, अब चलते चलते थक गया तो मैं खड़ा रहना है मुझे, तो खड़े रहते हुए आप ऐसी जगह चूज करें जो जहां पे कोई भी, देखो इंपॉर्टेंट बात है, जो यहाँ पे अजैन भी मेरे यहाँ पे सेशन सुन रहे हैं, उनके लिए भी सिंपल चीज है, हम अगर हमारा जीवन जी रहे हैं, अगर हम हमारा जीवन चल रहे हैं, तो हम कितना मिनिमाइज होके, कितने लोगों की कम वायलेंस करके, कितने जीवों को कम मार के हम हमारा जीवन जी सकते हैं, वो हमें सोचना। तो मैं अगर कहीं खड़ा भी हूं तो मेरी दृष्टि एकदम सिंपल रहनी चाहिए कि मैं खड़ा हूं वहां पे, तो मैं और किसी लिविंग बीइंग को क्यों हर्ट करूं। प्लांट अपने आप में एक लिविंग बीइंग है, वाटर अपने आप में लिविंग बीइंग है, हमारे खूब सारे इस पे सेशंस हो चुके हैं, ठीक है, बाकी लिविंग बीइंग्स हमें दिखते ही हैं, वो लिविंग बीइंग्स है, तो अगर उनको बिना मारे हम जी सकते हैं तो क्यों ना ऐसा काम करें। तो हमारे कितने वेस्ट के जो हमारे कर्म बंधे वो बच जाएंगे। तो भगवान ने ये वापस आपको आज का टेक अवे मिल रहा है, तो दूसरा टेक अवे मिल गया आज आप लोगों को। मैं चाहता हूँ दीप्ति, जानवी, जो भी सेशन सुन रहे हैं, ये टेक अवेज को नोट करने, ये टेक अवेज नोट करके बाद में ऑडियंस को बताना है कि हमें 2-3 टेक अवे जो आज यहाँ से लेके गए हैं। तो पहला टेक अवे तो मैंने बता दिया, वॉक अवे, वॉकिंग कैसे करनी है, मौन होके करनी है और आगे की भूमि देख के करनी है, बाकी और कोई काम नहीं, नो हेडफोन्स, नथिंग, सिर्फ मौन होके आपको चलना है। आप देखेंगे अवेयरनेस कितनी बढ़ जाएगी। दूसरा स्टैंडिंग, जहां आप खड़े हो, जहां आपने गाड़ी को पार्क किया है, जहां आपने आपकी स्कूटर को पार्क किया है, या खुद खड़े हैं, वैसी जगह देखना है विच इज फ्री ऑफ वायलेंस, जहां कोई भी किसी की चीज की हिंसा नहीं हो रही है, ऐसी जगह आपको खड़े रहना है। आगे बता रहे हैं भगवान हाउ टू सिट, कैसे बैठे। तो देखेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले क्लास वाले बोलेंगे, देखो भैया अगर बैठ रहे हो ना, तो अगर आप हम जब सिखाते हैं उनको, हमारी ट्रेनिंग होती है तो हम उनको बैठ के बताते हैं, तो उनको बोलते हैं देखो इंटरव्यूअर सामने बैठा है और कैंडिडेट आया बैठने, तो उसको बोलेंगे अच्छा कैंडिडेट, जो मतलब जिसको सिलेक्ट होना है, वो समझो ऐसे बोलेगा, हाँ भैया बताइए क्या प्रश्न है आपका, है ना, एकदम ऐसे ऐसे मोड में आके बोलेगा। तो आप लोगों को क्या लगेगा, आप लोगों को लगेगा अरे यार बड़ा ये बड़ा मस्त कैंडिडेट है, ये तो लग रहा है यही बॉस है, यही सेठ है ना, मतलब ये एकदम अहंकार वाली पोजीशन में बैठा है, एकदम ईगोस्टिक वाली पोजीशन में बैठा है। मतलब बाहर की दुनिया में भी ये बता दिया कि अगर आपको सिलेक्शन करना है, आपको इंटरव्यू में क्रैक होना है, तो आपके सिस्टम बड़ा बताते हैं कि अच्छा ओके सर,
मतलब हम थोड़ा आगे फॉरवर्ड लीन करके उनको बोलते हैं कि आगे फॉरवर्ड लीन होके बताइए। जो यहाँ पे स्टूडेंट सुन रहे हैं वो नोट करें, हाँ, जब भी आप कोई आपके प्रोफेसर या आपके बड़े किसी के साथ बैठे हो तो आपको कैसे बैठना चाहिए। यू शुड बी इन अ वेरी रिस्पेक्टेबल पोजिशन। When you're talking with your interviewer also, you have to be in a very respectable position. आपको बड़े आदरणीय वे से बैठना चाहिए। आपको बताना चाहिए कि एक्चुअल में आप उनकी बात सुनना चाह रहे हो। ओके, एंड मैक्सिमम, चलो मुझे बताइए यहाँ पे कितने जन यहाँ पे हैं जो हमारा सेशन सुन रहे हैं जिनको एक्चुअल में अपना कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव करना है। कितने जनों को यहाँ लगता है कि भैया हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस है ना बहुत लो है, हमें कॉन्फिडेंस नहीं आता इतना अच्छे से, हमें कहीं को बोल दे खड़ा होके बोलने के लिए या फिर हम आपस में भी बात करते हैं तो बड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मुझे और इंप्रूव करना है। मुझे एक बार चैट बॉक्स से बताइए या फिर हैंड रेस करके बताइए तो मुझे मालूम पड़ेगा कि कितने जनों को यहाँ जरूरत है, क्योंकि मैं आपको ऐसी 2 मास्टर टिप्स देने वाला हूँ यहाँ पे, है ना। 2 मास्टर टिप्स दूंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस ऐसे बढ़ जाएगा। ओके, देख रहा हूँ मैं कितने आएंगे उस अकॉर्डिंग दूंगा, नहीं जरूरत है तो नहीं। ओके, चलिए बहुत जनों का है हमारे पास, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे वेरी गुड, जिनको ये चाहिए सूत्र के लिए, क्योंकि आप लोगों की भूख है यहाँ, किसको भी आप कॉन्फिडेंस इशू है ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस में रहता है, उसके हम कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसका आत्मविश्वास हम ग्रो कर सकते हैं, उसके मैं आपको ऐसे 2 मास्टर स्ट्रोक्स बता रहा हूं, 2 मास्टर टूल्स बताने वाला हूं, जिससे कोई भी बंदे का, कोई भी इंडिविजुअल का 50% जो है कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे इंप्रूव हो जाए। सिर्फ ये 2 सिंपल टेक्निक्स, और वो सिंपल टेक्निक है जो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं आप लोग के लिए, हाउ टू सिट। भगवान बता रहे हैं बैठो कैसे, बैठे कैसे। अब मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ट्रिक जो है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टिप जो आपके सामने आ रही है वो ये है, बस आपकी बैक स्ट्रेट करके आप बैठो। क्या बता रहा हूं मैं, एकदम सिंपल ट्रिक बता रहा हूं। फर्स्ट सिट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, जो हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, बैकबोन एकदम हमारी 90 डिग्री होनी चाहिए। आप देखोगे जब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, जब भी आप किसी से आत्मविश्वास से बात करोगे, तो आप देखना आपका बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा, आपका बैक ऑटोमेटिकली स्ट्रेट हो जाएगा। और है उनको आप जाके देखना, उनको नोट करना, आप देखोगे उनका बैक बहुत स्ट्रेट रहता है, वो एकदम कॉन्फिडेंट, उनके शोल्डर्स एकदम ब्रॉड होंगे, एकदम बैक स्ट्रेट होगा, और आपको देखते ही लगेगा। आप देखो मोदी जी, नरेंद्र जी मोदी, देखो कभी उनको ऑडियंस में बोलते हुए और कभी उनको बैठते हुए देखना, तो देखना आप देखना कैसी सीधी कमर रहेगी, तो आप देखो यार बंदा बड़ा, देखते ही बड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा लग रहा है इसका, मतलब इसकी तो गजब ही पर्सनैलिटी है। वो पर्सनैलिटी क्यों लग रही है, क्योंकि बैक स्ट्रेट। और दूसरा पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो आएगा कि आप जब बैठे भी हो, जब हम पर्सनालिटी ग्रूमिंग वाले सेशंस में भी हमारे बताते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि देखो आप आई कांटेक्ट करो लोगों से। क्या करो, आई कांटेक्ट, मतलब सबको देखो जो आपके आसपास है, क्योंकि जिनका भी कॉन्फिडेंस लो होगा ना, आप इजीली देख लेना उनके लाइफ में हमेशा आंखें नीचे होते हुए रहेगी, वो जल्दी से लोगों से आंख नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि आंखें सारी चीज बता देती है। आईज आर वेरी पावरफुल टूल। हम कहते हैं ना इसकी तो आंखें ही बोल रही है, बहुत बार हमने ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, क्या इसकी तो आंखें ही बड़ी तेज है, ये इसकी आंखें बोल रही है। ये आंखें क्यों बोलती है, मुंह नहीं बोलता, कि आंखें बोलती है। मतलब हम आंखें क्यों बोलते हैं, क्यों आंखें, क्योंकि आंखें बहुत सारी एनर्जी ट्रांसफर करती है, ये आंखें बहुत पावरफुल टूल है एनर्जी ट्रांसफर करने का। तो इसलिए किसी का कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, ये 2 चीज फॉलो करना शुरू करवा दीजिए उनको। बोलिए एक तो सीधा देख, तू आंखों में जाके देख, मेरी आंखों में देख, उसको सामने बोलो। आपके बच्चे अगर किसी को कॉन्फिडेंस इशू है, ये 2 हैबिट अभी से उनमें इंकलकेट करना शुरू कर दो। अगर छोटे बच्चे आपके घरों में, अभी से उनको बोलना शुरू कर दो, देख भैया बैक स्ट्रेट रखना, जिंदगी में कभी बूढ़ा नहीं होएगा, पहली बात तो ये हो गई, कभी बूढ़ा नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी हैबिट डेवलप करना शुरू करना कि आंखों, सामने वाले की आंखों में देख के बात करो। ये 2 टिप फॉलो कर दी, 50% उनका कॉन्फिडेंस लेवल ऐसे ही इंप्रूव हो गया, ये मेरी गारंटी है। और आप मुझे बता देना, हम बहुत सारे क्लाइंट्स को रिकमेंड करते हैं, और बहुत सारों के जब रिव्यूज आते हैं, बहुत ब्यूटीफुल रिव्यूज आने शुरू हो जाते हैं इस चीज। ओके, तो ये भगवान ने बता दिया हाउ टू सिट। इसलिए भगवान तो कह रहे हैं कि बैठना कैसे है साधु को, हाँ भगवान की बात कर रहे हैं, उनके अध्ययन में कैसे उन्होंने बताया, ऐसे बैठो, ज्यादा हिलन डुलन नहीं करो, एक आसन में स्थिर होके बैठो। मीनिंग व्हेन यू आर सिटिंग, आप ट्राई करें कि आप कितना एक आसन में बैठ सकते हो।
एक तो पहले ट्राई करें कि अगर नीचे बैठ पाओ तो बहुत ही बढ़िया। जो यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनको ट्राई करें कि वो नीचे बैठ के पढ़ाई करें, चेयर्स और टेबल्स हटा के नीचे फ्लोर पे गद्दी वद्दी कुछ लगा के वैसे आप बैठे, है ना। वहां बैठोगे तो आपकी एनर्जी और तो आपका बैक स्ट्रेट रहना भी बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि चेयर पे बैक स्ट्रेट रखना बड़ा डिफिकल्ट होता है। एक तो नीचे बैठ के पढ़े, और भगवान कह रहे हैं कि एक आसन में बैठो। क्या कह रहे हैं? जितनी देर हो पाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे लोग सामायिक करते हैं, तो एक सामायिक करते हो तो ट्राई करो कि एक आसन में, जब आप 48 मिनट्स की सामायिक कर रहे हो, ट्राई टू बी इन वन पोजिशन। एक आसन में स्थिर होके, चाहे आप पूजा कर रहे हो तो पूजा भी ट्राई करो, एक आसन में पूजा करते रहो, एक आसन में भजन गा रहे हो, भजन एक आसन में गाओ, एक आसन में पूरी माला फेर, हिलो नहीं, कोई मूवमेंट नहीं शारीरिक। इसलिए हम जब ध्यान लास्ट में करते हैं, हम कई बार कहते हैं कि शरीर की कोई मूवमेंट नहीं करें, तो इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे तस्वत्री के पाठ में आता है ठाणेनम मोनेनम झाणेनम। भगवान सबसे पहले वहां पे भी यही कह रहे हैं, ठाणेनम। ठाणेनम अर्थात काया से स्थिर हो जाए। क्या कह रहे हैं? काया से स्थिर हो जाए। सबसे पहले अगर मन को फोकस करना है, मन को कंट्रोल करना है। लोग सोचते हैं कि माइंड मेरा कंट्रोल में आ जाना चाहिए, मैं अभी चाहूं ना और झट से मेरा माइंड कंट्रोल में आ जाना चाहिए, मैं चाहता हूं ऐसे सोचना तो ऐसे सोचना चाहिए, मन यहाँ वहां नहीं जाना चाहिए। तो भैया ये बड़ी योगियों की कला है कि माइंड को, मन तो आखिर में कंट्रोल होता है, सबसे पहले कंट्रोल में कौन आ सकता है? सबसे पहले कंट्रोल में मेरा शरीर आ सकता है, मेरी काया आ सकती है। तो अगर मन को साधना है तो सबसे पहले शरीर को साधना। क्या बोल रहा हूं वापस सुन ले, अगर मन को साधना है तो सबसे पहले अपने शरीर को साधना। योगा, इसलिए हम योगा करते हैं ना, तो योगा में हम फिजिकल एक्सरसाइजेस इसलिए करते हैं, हम एक्सरसाइजेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम हमारे मन को काबू में करना चाहते हैं। इसलिए हम योगा के बेनिफिट जब बताते हैं तो कहते हैं कि ना मन बड़ा शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फोकस बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आप काया को स्थिर करना स्टार्ट कर रहे हो। योगा में अलग अलग आसन करके आप क्या कर रहे हो? आप अपनी बॉडी को ऐसा फ्लेक्सिबल कर दे रहे हो, इतना मूवमेंट्स करके इतना स्ट्रॉन्ग कर रहे हो कि अब ये काया पूरी मेरे कंट्रोल में, मैं अलग अलग आसन इजीली कर सकता हूँ। ये कॉन्सेंट्रेशन, ये कंट्रोल हमें हमारी लाइफ में लेके आना है। सो हाउ टू सिट, तो भगवान कह रहे हैं ऐसे बैठे, एक आसन में स्थिर होके बैठे। दूसरा, ऐसी जगह चूज करो जहां वापस कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, कहीं वहां पे कोई जीव जंतु नहीं है, कोई सचित चीज नहीं है, ऐसी जगह देख के आपको बैठना है। और यहाँ पे जो गृहस्थ भी बैठ रहे हैं उनको भी ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए ही बैठना है। नेक्स्ट हम चल रहे हैं, भगवान कह रहे हैं हाउ टू स्लीप। भगवान ये भी बोल रहे हैं कैसे सो। अच्छा, भगवान सोने के लिए भी कह रहे हैं क्या? भगवान ने खुद तो अपने पूरे बताते हैं कि अपने 12 साल जब भगवान छद्मस्त काल में थे, तो भगवान मेरे ख्याल से मेरे को एग्जैक्ट तो याद नहीं आ रहा है, कोई यहाँ पे मुझे हेल्प कर दे तो बढ़िया है, कि मेरे ख्याल से भगवान को 2-3 मिनट मेरे ख्याल से जहां तक नींद आई तो आई थी, है ना। 12 साल में भगवान महावीर को 2 या 3 बार नींद आई तो आ गई, उसमें भी उन्होंने नींद ली नहीं। और मैंने लास्ट टाइम आपको हमारे वो गुरुजी के बारे में भी बताया था, गुरुजी के बारे में जो हम ऋषिकेश जाके आया था, मैंने बताया था कि वो गुरुजी बोलते हैं कि हमें 5-7 दिन में कभी नींद आ गई तो कोई नींद की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये ऐसे योगियों का क्या कमाल है, क्या जादू है इनके पास कि इनको सोना ही नहीं पड़ता। तो कहते हैं वहां पे कि योग निद्रा, एक आयुर्वेद में एक हमारे वेद परंपरा में कंसेप्ट आता है, वो कहते हैं वो लोग योग निद्रा ले लेते हैं। अब ये योग निद्रा क्या बना है? तो कहते हैं हमारे भगवान भी कहते हैं कि सोते हुए कैसे होना चाहिए। तो कहते हैं जब योगी, जब साधु सोता भी है ना तो जागता ही रहता है। क्या कह रहा है? बड़ी अतरंगी चीज है कि वो जब साधु सोता भी है ना तो जागता ही रहता है, मतलब सोते सोते भी जागृत अवस्था में है वो। अब वो कैसे सोते सोते जागृत अवस्था में? तो वही भगवान कह रहे हैं कि जब सो भी रहे हो तो फुल आपका ध्यान, फुल आपकी जागृति होनी चाहिए, अर्ध जागृत अवस्था में आपको सोना चाहिए, मतलब फुल एकदम डीप साधक फुल जागृत रहते हैं, है ना। उनको एक मूवमेंट भी करनी होती है। तो साधुओं की चर्या में मैं आपको बता दूं कितनी हमारे जैन मुनियों की चर्या जो कितनी सूक्ष्म है, आप देखोगे। जब ऐसा अब साधु कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं वो तो अलग बात है, बट भगवान की वाणी में तो ये आता है कि अगर समझो एक करवट भी चेंज कर रहा है साधु, क्या जब सो रहे हैं, समझो आप लेफ्ट करवट लेके सो रहे हो और आपको राइट करवट लेना है, तो उसके लिए भी कहते हैं कि आपकी जो पूंजनी है ना, जो पूंजनी है उसको आपको पूंज के, वो भूमि को जब लेफ्ट साइड करवट ले रहे हो तो पूंजो उसको और फिर आपका करवट लो। कब? नींद में भी।
नींद में भी, मतलब नींद में भी कितना साधु को जागृत रहना पड़ेगा, कितना उसको अवेयर रहना पड़ेगा। अगर वो अवेयर नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। आप कर सकते हो क्या? आप देखो, आप सुबह कौन से रात को कौन सी करवट लेके सोते हो और सुबह कौन से, और मालूम भी नहीं पड़ता हमें नींदों में कि हम कहाँ कैसे चलेगा। बट ये हमारे अनुभव में बहुत अच्छे से आया कि जब हम ध्यान शिविर और में होते हैं, जब हम 10 दिन ध्यान शिविर में रहते हैं, हमें हमारे नींद के वक्त भी हम फुल अवेयरनेस में रहते हैं। हमने इसको बहुत अच्छे से अनुभव किया। जो जो यहाँ पे ध्यान शिविर किए हुए उनको अच्छे से अनुभूति में आएगा कि आपके एक एक सपने भी आपको ध्यान रहने शुरू हो जाते हैं। एक एक सपने पूरी बारीकी से हमें याद रहने शुरू हो जाते हैं। इससे हम कहीं ना कहीं रिलेट कर पाते हैं कि जागृत अवस्था में कैसे सोए। तो ये तो भगवान के लिए हो गया, ये तो हमारे साधुओं के लिए हो गया। हम हमारे लाइफ में, क्योंकि हम तो ग्रस्त हैं भैया, वो बोल रहे हैं, सब भैया बोल रहे हैं, भैया हम तो साधु नहीं है, हमारी ऐसी नींद होने नहीं वाली है, हम तो गहरी नींद में सोएंगे, ठीक है, और हमारी तो ऐसी होगी। तो आप तो हमारे लिए कुछ बताओ कि भगवान की वाणी कैसे यूजफुल होगी। तो भगवान तो ये वाली नींद तो कह रहे हैं, पर अगर अपन इसको ग्रस्त में अप्लाई करना चाहते हैं तो अपन एटलीस्ट ये तो करें कि हम एटलीस्ट 10 to 4, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 6 to 7 आवर्स सोए। कितना? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 आवर्स, 7 आवर्स, उससे ज्यादा हमारी नींद नहीं हो, है ना। जो स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो बड़े हैं तो उनकी तो नींद और कम हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि अब उनके पास और कोई काम नहीं है, वो सिर्फ साधना में उनको जीवन लगाना है। तो जितना जितना आप साधना करेंगे आपकी नींद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जितनी आप मेडिटेशन, धर्म ध्यान आगे आगे बढ़ाएंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको नींद की आवश्यकता ही कम हो जाएगी। सो डोंट फोर्स। कभी कभी ना लोगों को एक मेंटालिटी होती है, एक टेंशन हो जाता है, अरे आज तो मैं 4 घंटे ही सोया हूँ, तो आज तो मेरा पता नहीं, आज मेरा दिन पता नहीं कैसे होएगा, मैं पूरे दिन नींदों में रहूंगा, ये हो जाएगा। अरे आपकी बॉडी को नहीं जरूरत थी, आप 4 घंटे में उठ गए तो बस उड़ गए, आपको जरूरत ही नहीं थी इसके ज्यादा, उड़ गए। तो अपनी बॉडी को सुनो वो टाइम। तो इसलिए 6-7 घंटे तो मैक्सिमम हो गया, उससे बाद तो सोना पाप है, सोना ही नहीं चाहिए। अगर जिसको भी जीवन में आगे बढ़ना है 6 घंटे 7 घंटे से ज्यादा सोना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, दिन में सोना बंद कर दे। तीसरी बात, दिन में, आफ्टरनून में सोना त्याग कर दे। तो आज अब 1 वीक का लोग यहाँ से नियम लेके जाए कि आफ्टरनून में तो हमें लेटना ही नहीं है, आफ्टरनून में हमें लेटना ही नहीं है, क्योंकि वो टाइम हमारी बॉडी एकदम एक्टिवेटेड है, वो टाइम हम कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, हम कर्म योग कर सकते हैं, वो टाइम सोना नहीं, आलस नहीं, बिल्कुल वो टाइम। तो नींद लेनी है, रात के टाइम में सो, बस अंधकार में 10 बजे सो जाइए या 11 बजे सो जाइए, जो भी आपका टाइम बैठता है, पर 6 घंटे में उठ जाइए। और उठने का टाइम शुड बी बिफोर सनराइज। उठने का टाइम शुड बी बिफोर सनराइज। सनराइज के पहले, सूर्योदय के पहले उठ जाए। बहुत सारे बच्चों का भी मैं क्योंकि रोज स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूं, तो मैं आपको बता दूं कि लोगों को सूर्योदय का टाइम भी नहीं मालूम होता है। बच्चों को आप बोलेंगे ना कि सनराइज कब होता है, ये हमारी भारत देश की अभी व्यवस्था चल रही है, पता नहीं क्यों, बट बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता है कि सनराइज कब होता है। हमें एटलीस्ट ये पेरेंट्स का कर्तव्य है कि एटलीस्ट वो तो बताएं कि हमारे सनराइज कब होता है, क्या हर 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 दिन चेंज होता है हमारा सनराइज। ये तो बेसिक नॉलेज है। अगर वो ही नहीं जानेंगे तो नौकार सी पोरसी कब जानने लगेंगे, वो तो अलग बात होगी। तो इसलिए स्टार्ट करें अभी से ही, थोड़ा उनको ट्रेन करें। एक रूल होना चाहिए घर में। हमने पालनपुर में एक परिवार देखा, हमारे पालनपुर में एक परिवार है, उनने तो अपने घर पे नियम बनाया हुआ है कि वो जो उनके पिताजी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, वो रूल है घर में कि वो लोग 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उनके दोनों बच्चों को उठाई देंगे, गारंटी है। वो 4 बजे उठा ही देंगे बच्चों को, बस उसके बाद उनको सोने का अधिकार ही नहीं। मैंने बोला ऐसे भी लोग हैं। कल हमारे यहाँ पे हमारी आंटी से, प्रमीला जी आंटी है, हमारे यहाँ पे पास में रहते हैं, उनसे हमारी कल मुलाकात हुई, तो बोले वो खुद टीचर है ना, और शायद अभी आज सेशन में थे भी वो हमारे साथ, अभी है या नहीं मुझे नहीं मालूम, बट अभी थे, ज्वाइन हुए थे। तो मैंने उनको देखा तो वो बता रहे थे हमारे जीवन में, बोले मेरे को तो सदियां ही हो गई, मैं 9, हमारे घर पे हम 9:30, उनके हस्बैंड वाइफ दोनों ही 9:30 पौने 11 पौने 10 सो जाते हैं, और सुबह हम 5 बजे, पहले तो हमें याद ही नहीं है कि हम 5 बजे के बाद कभी उठे हमारी लाइफ में। तो ऐसे भी लोग जीने वाले हैं, है ना। तो ऐसे हमें हमारी लाइफ को बनाना है कि एटलीस्ट हम सूर्योदय के पहले तो उठना शुरू करें। स्लीपिंग का हमारा ये टेक्निक डेवलप हो जानी चाहिए हमारी लाइफ। आगे हम बढ़ रहे हैं हाउ टू ईट। तो आहार पे तो हमारे खूब सारे सेशंस हो चुके हैं ऑलरेडी। फूड एंड स्पिरिचुअलिटी के महक ने आपसे बहुत सारे सेशंस दे चुके हैं कि खाना कैसा होना चाहिए, खाना अगर करना है। और हमने बीच में जैक डॉर्सी का भी चर्चा करी थी एक सेशन में, ट्विटर का फाउंडर, जो सिर्फ दिन में एक बार खाता है, लाइफ सिर्फ एक बार खाता है, ओ मैड 1 मील अ डे, सिर्फ एक बार दिन में खाना खाता है।
इतना बड़ा आदमी। और हमारे साधु आप देखेंगे, हमारे साधु तो एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं, कैसे कैसे साधु होते हैं हमारे, 2 दिन खाते हैं, दो दिन उपवास करते हैं, फिर एक दिन खाते हैं। पर हम हमारी लाइफ में भैया भैया हमसे इतनी तपस्या नहीं होगी, हम इतना नहीं काम कर सकते, हम तो भुक्कड़ कैटेगरी वाले लोग हैं, तो हमें खाना तो चाहिए, तो खाना चाहिए, तो इतना तो हम एटलीस्ट करें कि हम एटलीस्ट 3 बार से ज्यादा तो नहीं खाएं खाना। हम एटलीस्ट ये तो एक लाइफ में प्रिंसिपल बनाए कि अगर हमें खाना ही पड़ रहा है, हमारी शरीर की इतनी विवशता है तो उसके बिना हमें चल नहीं रहा, तो एटलीस्ट ये तो बनाए कि बस पूरे दिन खाने के लिए जीवन पूरा नहीं करना है। खाने के लिए जीवन पूरा कर दोगे तो हो गया काम। अगर अन्न में कोश कम रहेगा तो ही प्राण में कोश जागेगा। जब अन्न में कोश कम रहेगा तो प्राण में कोश जागेगा। इसलिए ये पेट को जब खाली करोगे ना तो हमारा प्राण ऊर्जा बढ़नी शुरू होगी, तो हम लाइफ में धर्म ध्यान के लिए सोच पाएंगे, अध्यात्म के लिए सोच पाएंगे, नहीं तो चलेगा ही नहीं दिमाग। इसलिए सनसेट के पहले ये सारे मैं बता दूं आपको, बुद्ध परंपरा के ले लो, वैदिक सन्यासी ले लो, सबसे पहली चीज आपको जो बोलेंगे वो बोलेंगे सूर्यास्त के पहले खाना शुरू कर दो, सूर्यास्त के बाद खाना ही नहीं चाहिए। अभी नमन का भी आपको एक साइंस पूरा इस पे लेगा, सर्केडियम रिदम की, जिसमें पूरा बताएगा कि इस पे नोबेल प्राइज मिला हुआ है लोगों को, नोबेल प्राइज मिला हुआ है लोगों को कि ये आपको सूर्य की ऊर्जा से काम करना चाहिए, सूर्य जिस तरीके से सनराइज करता है, सनसेट करता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपका खाना पीना होना चाहिए। अगर वो वेवलेंथ से मिले हुए हो तो आपकी लाइफ अच्छी रहने वाली है। तो इसलिए एक तो खाना 3 बार से ज्यादा नहीं, और दूसरा सनराइज सनसेट के पहले खा लें, और फिर जब खा भी रहे हो तो एटलीस्ट ट्राई करो कि एक फुल्का कम खा लो, आधी रोटी कम खा लो, पूरा पेट को है ना फुल मत करो। ओवर ईटिंग तो करो ही मत, ओवर ईटिंग की तो बात भगवान बताए नहीं, भगवान तो कह रहे थोड़ा कम खा लो। और यही लोगों को बाहर गृहस्थ जीवन में बता रहा हूँ, बिलियनर्स लोग ऐसा काम कर रहे हैं। तो जिनको भी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ में ग्रो करना है, उनको बिजनेस वर्ल्ड में भी ग्रो करना है, जॉब में ग्रो करना है, देन दे हैव टू कंट्रोल योर फूड। व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर फूड, एक तो आपकी नॉन वेजिटेरियन फूड या फिर जमिकन, जितना आप लोग अवॉइड करेंगे, जितना सिंपल फूड रखेंगे, आप देखेंगे उतने थॉट्स आपके सिंपल होंगे, क्योंकि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, है ना। जैसा आप अन्न खाओगे वैसे आपका मन होने वाला है। तो आप अन्न को सिंपल करते जाओ, कम मिर्ची वाला, कम तेल मसाले वाला, जंक फूड, ये सारी चीज कितनी कम कम करोगे, आप देखोगे आपका माइंड उतना ही शार्प, उतना ही रेजर शार्प, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन आपकी स्ट्रांग होने लग जाएगी। ओके, तो हाउ टू ईट, ये भी भगवान कह रहे हैं, यही भगवान ने हमारे साधुओं के लिए कहा, साधुओं के लिए कह दिया आहार मिच्छेम, आहार को एकदम कम उसको सीमित करते हुए चलो। अगर आहार पे कंट्रोल ये साधना शुरू हो ही नहीं सकती, इसलिए आहार पे बहुत फोकस करते हुए एक पूरा हमने 2-3 सेशंस लिए हुए फूड एंड स्पिरिचुअलिटी की, आप लोग यूट्यूब पे जाके उसको चेक कर सकते हो, हमारे ऑनलाइन वीडियोस में खूब सारे हमने उस पे वीडियोस भी डाले हैं। और लास्ट भगवान जो कह रहे हैं, 6th चीज जो यहाँ पे कह रहे हैं, हाउ टू स्पीक, कैसे बोले। इस पे हमने पूरा लॉकडाउन के वक्त, जिन लोगों को याद है, हमने ऐसे 2 बार सेशन लिए लॉकडाउन के वक्त, सदवक्ता के गुण हमने यहाँ पे लिए थे, क्वालिटीज ऑफ अ गुड स्पीकर, एक हमने पूरा टॉपिक लिया था, ऑनलाइन यूट्यूब पे अगेन अवेलेबल है। जिनको भी हाउ टू स्पीक, कैसे बात करनी है, उसके कैसे कैसे गुण होते हैं, एक श्रावक के क्वालिटीज होती है, वो सारी हमने डिटेल में डिस्कस करी थी, तो वो भी आप जरूर वहां पे देखें। पर अगर मूल चीज अगर हमें देखनी है कि अगर हमें कैसे बोलना चाहिए, तो बस एक चीज हम फॉलो करना शुरू कर दो, है ना। सिंपल थिंग है भैया, इतना हम देख पाए नहीं देख पाए, आप तो सिंपल बता दो। सिंपल है, मीठा बोलना स्टार्ट कर दो, और कुछ मत करो लाइफ में। आप धर्म ज्यादा कर पाओ नहीं कर पाओ, तपस्या ज्यादा कर पाओ नहीं कर पाओ, कोई बात नहीं, ठीक है, एक बार के लिए चलेगा। बट लाइफ में एक छोटा सा रूल अपनाना शुरू कर दो कि अगर मैं किसी से भी बात कर रहा हूं, मेरी टोन इतनी मधुर होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे अरे ये बड़ा अच्छा है। और देखिए, बाहर वालों के साथ ज्यादा एप्लीकेबल नहीं होगी, उनसे तो आप मीठा ही बात करते हो, ठीक है। जो आपके आस पड़ोस वाले लोग हैं, जो आपके नियर डियर वंस हैं, उनसे ट्राई करना शुरू करो कि एकदम मीठा, एकदम उसमें इतना करो कि उनको लगे कि हाँ, ये एक्चुअल में उनका कोई जीवन जो है ना वो बहुत अच्छा बनने लग गया है। क्योंकि ये अगर हम फॉलो कर लेते हैं तो लगेगा कि हाँ, ये धर्म एक्चुअल में आचरण में आना शुरू हो गया। क्योंकि कहते हैं ताकत अपने लफ्जों में डालो, ताकत अपने लफ्जों में डालो, अपनी आवाज में नहीं। ताकत अपने लफ्जों में डालो, अपनी आवाज में नहीं। क्योंकि फसलें बारिश से होती है, बाढ़ से नहीं। क्योंकि फसलें बारिश से होती है,
बाढ़ से नहीं। तो इसलिए अपने लफ्जों में इतनी ताकत डाल दो, है ना, आवाज को ऊंची करके बात करने का कोई यहाँ पे पॉइंट ही नहीं। अपने अपने एक कम शब्द भी बोले। हमने आचार्य हीराचंद जी महाराज साहब के जीवन को देखा, हमने आचार्य हस्तिमल जी महाराज साहब के जीवन को पढ़ा, वहां देखते हैं बड़े अल्पभाषी, एकदम कम बोलते हैं, एकदम एकदम माइन्यूट सी छोटी सी चीज बोलते हैं और उनके भक्त इतने तैयार हो जाते हैं, वो कुछ भी काम करने को रेडी हो जाते हैं। कैसे? तेज तो बोला नहीं, एकदम आवाज तो रेज करके बोली नहीं, फिर भी काम हो गया। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी बोल रही है, एकदम कम शब्दों में बात कर रहे हैं। और स्पष्टवादी होना, है ना, लोगों के कंसेप्शन चलता है, मिसकंसेप्शन फ्रीक्वेंटली ये चलती है बात कि मैं बड़ा स्पष्टवादी इंसान हूं, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। क्या बोलते हैं लोग? मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं और मेरे तो मुंह में जो आता है मैं तो बस बोल देता हूं, मैं मेरे दिल में कुछ नहीं रखता हूं। ये हमें समझना पड़ेगी बात। ये क्यों समझनी पड़ेगी हमें? क्योंकि भगवान महावीर की परंपरा में, या फिर भगवान महावीर क्यों कहूं मैं, ह्यूमैनिटी की में भी ये कहीं आप लोग को, है ना, छूट नहीं दी हुई है कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे और सामने वाले का दिल दुखा दो। बिल्कुल नहीं। अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल के अगर सत्य भी बोल रहे हो, अगर आप राइट थिंग भी बोल रहे हो, तो उसमें भगवान कह रहे हैं कि मौन हो जाओ, पर किसी का दिल दुखाने वाली बात नहीं कहो। अगर आपको वो टाइम मौन भी होना पड़े, आप सत्य नहीं बोलो पर आप चुप रहो, क्योंकि अगर इससे किसी का दिल दुख जाता है वो सत्य से, वो सत्य भी आपको बोलना नहीं चाहिए, ऐसा स्पष्ट भगवान की वाणियों में आता है। तो अगर हमें स्पीकिंग की स्टाइल सुधारनी है तो एक काम करना शुरू करें, बस मीठा। स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात हटाई दी, अपने कंसेप्ट ही हटा दिया दिमाग में, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की यहाँ बात नहीं। हाँ, कोई अन्याय के खिलाफ स्ट्रेट फॉरवर्ड होना है, हाँ बोलो, अन्याय के खिलाफ कुछ मुंह अपना आवाज को रेस करनी करो। बट यहाँ हम जब रिलेशंस में बात कर रहे हैं, जब हम लोगों से बात कर रहे हैं, किसी अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, डोंट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी वेरी स्लाइट, बी वेरी पोलाइट हो देयर। ये स्पीकिंग स्किल्स हमें हमारी लाइफ में डेवलप करनी है। इसलिए एक चीज कर लें, मीठा बोलें, प्यार से बोलें। एक पूरी विजय रत्न सुंदर सूरी जी की पूरी किताब अभी हमने उसकी पूरी पढ़ने में आई मेरे, वर्षा जो ठंडक देती है। मैं कहता हूँ सब लोग को ये अपनी बुक ऑर्डर कर लेनी चाहिए। अमेज़न पे उनकी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है ना। वर्षा जो ठंडक देती है, विद्युत जो अग्नि देती है, ये उनकी किताब का टाइटल है ना। चाहिए तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स में सबके डाल दूंगा ये बुक। डेफिनेटली आप इसको अमेज़न पे सब लोग परचेज करें बुक। इतनी अमेजिंग बुक है, इतनी ब्यूटीफुल बुक है, मतलब मेरे को उस बुक की तारीफ करना ना मैं बता नहीं सकता। इतनी अमेजिंग पॉइंट्स, सारी चीज उसमें उन बुक में ले ली। उनकी कला बहुत अमेजिंग है। आचार्य विजय रत्न सुंदर सूरी जी की जो कला है लिखने की, बहुत अमेजिंग कला। तो डेफिनेटली वो सारी मैं लोगों को मोटिवेट करूंगा कि किताब को जरूर पढ़े, वो वाली चीज, है ना। तो ये ऐसी भगवान ने यहाँ पे बता दिया, हमें 6 चीजों के बारे में बताया। और ये आप देखेंगे पर्सनैलिटी में कितनी हमारे को हेल्प करने वाली है। जो भी यहाँ पे पर्सनैलिटी ग्रूम करने वाले हैं, जो बिजनेस के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये चीज आपके सबसे पहले काम में आ जाएगी। अब नेक्स्ट गाथा में कह रहे हैं भगवान, सर्व भूय भूय से सर्वम भूयाइन पासो हो पिहिया सबदंत से भाव कमम न बंदेहि। भगवान कह रहे हैं सर्व भूय, अब तूने सब सीख लिया, कैसे खाना पीना सोना उठना सारी चीज आपने सीख ली। अब भगवान कह रहे हैं नेक्स्ट थिंग क्या करो, नेक्स्ट थिंग करो कि सबको अपने जैसा समझना शुरू कर दो। क्या कह दो कि सब मेरे जैसे और मैं सबके जैसा। सब भूय भूय से सर्वम भूयाइन पासो, कि सारी आत्मा मेरे जैसी है और मेरी आत्मा सबकी आत्मा जैसी है। मीनिंग हम किसी में अंतर नहीं सोच रहे हैं, हम सबको फ्रेंड्स बनाने की सोच रहे हैं, हम सबको अपने जैसा ही सोच रहे हैं। अगर मैं सबको अपने जैसा सोचूंगा तो फिर मैं किसी के साथ एनिमिटी नहीं रख सकता, किसी के साथ दुश्मनी नहीं रख सकता, किसी के लिए ये नहीं बोल सकता ये मेरा 36 का आंकड़ा है इसके साथ, नो, बिल्कुल नहीं। अगर मुझे साधना में भी आगे बढ़ना है, भगवान ने तो मुनियों के लिए कह दिया कि हर एक जीव को, छोटे से छोटे जीव के लिए भी यही दृष्टि रखो कि ये मेरी जैसी आत्मा है, ये सिर्फ मेरी जैसी आत्मा है। ये मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्तोत बहे। क्या कह रहे हैं? मेरी भावना में कह रहे हैं मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। तो ये मैत्री की भावना आ गई, ये मैत्री की भावना आ गई कि फ्रेंड सब जीव मेरे जैसे हैं, तो मैं किसी को हार्म कर ही नहीं पाऊंगा। तो ये तो साधुओं के लिए हो गया। अगर अब हम इसको गृहस्थ लाइफ में जोड़ें, अगर हम अब इसको हमारे जीवन के लिए जोड़ें, तो आप देखेंगे कि अगर मेरे को बोलना चलना उठना बैठना सब आ गया, है ना, मैं एकदम पर्सनालिटी मेरी डेवलप हो गई। अब डेवलप होने के बाद भी आप देखेंगे आज के लाइफ में सबसे बड़ा जो टर्म आता है वो आता है नेटवर्किंग। कि आपके फ्रेंड्स, आपका सोशल सर्कल,
आपके जो उठने बैठने आपके जो साथी हैं वो कितने अच्छे हैं, और कितने आपके कॉन्टैक्ट्स है ना, हम बात करते हैं यहाँ पे क्या इस बंदे के ना बड़े कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, इसके कहीं ना कुछ कनेक्शन निकल जाते हैं, कनेक्शन वर्ड हम बड़ा यूज करते हैं, इसकी नेटवर्किंग बड़ी तगड़ी है। और आप देखेंगे जिसकी नेटवर्किंग, जिसके कनेक्शन, जिसके लोगों से जो मिलना जुलना है, ये सारी सोशल सर्कल जिसका अच्छा होता है, उसका बिजनेस, उसका जॉब, उसकी पढ़ाई लिखाई सब आसानी से होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए मेक फ्रेंड्स, इसलिए जब आप मीठा बोलना शुरू कर दोगे, बैठना उठना सब सही कर दोगे, आपकी ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए एक ऑर्डर में चला है ये सारी चीज, ये सारी गाथाएं एकदम ऑर्डर में चलेगी। यहाँ पे भगवान ने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज बताई है। पहले तो कह दिया सब चीज स्किल सीख लो, उसके बाद क्या, अब फ्रेंड्स बनाओ। देखो फ्रेंड्स आसानी से बन जाएंगे, एकदम सरलता से बन जाएंगे, क्योंकि आप उनमें और उनमें, आप उसमें और खुद में कोई अंतर, तो जिनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, आप चाहे सामाजिक स्तर पे हो, है ना, चाहे आप धर्म भी कर रहे हो, तो ट्राई टू कनेक्ट एज मेनी पीपल, क्योंकि सामूहिक की अपनी शक्ति होती है ना, जब आप साथ में कोई चीज करते हो बड़ा फर्क पड़ना शुरू हो जाता है। इसलिए बहुत सारे फ्रेंड्स बनाओ, बहुत सारे अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ नेटवर्किंग करो। गृहस्थ अपने लाइफ में करेगा, वो उसके बिजनेस को भी हेल्प करेगा ग्रो करने के, और वो ही आपको अध्यात्म में भी ग्रो करने को हेल्प करेगा, क्योंकि आप किसी में अंदर लगे नहीं रहे हो, आपको लगे नहीं रहा इससे बात नहीं करनी, इससे बात करनी है, इसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है, इसको प्रेफरेंस नहीं देना है, ये आप में कोई भाव होंगे, क्योंकि आपके लिए तो सारी आत्मा मेरी आत्मा जैसी है ना। तो ये वाली फीलिंग्स हमारे में डेवलप हो जाएगी, तब हमारा धर्म के प्रति थोड़ा रुझान आना शुरू हो जाएगा। अब लगेगा हम थोड़े धार्मिक होने शुरू हो रहे हैं। क्या ये दृष्टि आ रही है? क्या ये खुद को एनालिसिस करनी है, हमें खुद को देखना है। क्या हमारा जो नौकर घर पे काम कर रहा है, जो हमारा हेल्पर यहाँ पे घर पे काम करना है, क्या उसके लिए भी मुझे वही फीलिंग्स आती है? क्या कह रहे ये भी तो मेरे बेटे जैसा ही है, क्या इसके साथ भी मैं वैसा ही व्यवहार करती हूँ जैसे मैं मेरे बेटों बेटियों के साथ काम करती हूँ? ये हमें लेडीज को सोचना है, या जो पुरुष भी है वो उनको ये सोचना है कि जो इनसे नीचे हैं, क्या उनके साथ में वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ, जो उनके एम्प्लॉइज है उनके साथ में क्या वैसा ही व्यवहार कर रहा हूँ क्या, कि एकदम मेरे घर वाले हैं, मेरा बेटे के साथ भी मैं ऐसे व्यवहार करता क्या? तो ये हमें थोड़ी बातें है ना, इस पे गौर करनी चाहिए, तब हमें लगेगा हाँ थोड़ा बहुत मेरे जीवन में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ रहा है। जितना सत्संग करेंगे ना, जितनी अच्छी संगति में रहेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, सो मेक फ्रेंड्स, मेक गुड फ्रेंड्स। एक लिखना है पॉइंट छोड़ दिया, फ्रेंड्स नहीं बनाओ, अच्छे लोग बनाओ, संगति गलत मत कर देना, मेक गुड फ्रेंड्स। बुरे फ्रेंड्स कर दिए तो फिर जैसी संगत वैसी रंगत, हमारी कहावत चलती है ना, तो हम वैसे होने शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि ये यूटर्न के सेशंस हर सैटरडे सुन रहे हैं, तो एक अपने आप में कम्युनिटी बन गई। आप कुछ भी नहीं करो ना, आपके लाइफ में हो जाएगा। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो जा रहा है कान में, आगे कहीं ना कहीं कुछ तो हो रहा है, एक सर्कल तो ऐसा बन गया। और रहते रहते आपको लगेगा अरे हाँ, वो मेरे को कहानी याद आ गई कि एक बार क्या होता है कि वो समझो एग्जाम्पल, ये काल्पनिक घटना है, तो काल्पनिक घटना में कहते हैं कि एक बार वो बिल गेट्स जो है, वो बिल गेट्स का जो बेटा होता है ना, बिल गेट्स का बेटा अचानक से घूम जाता है, और वो भारत में पता नहीं कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हो जाता है, और भारत में आके वो एकदम ही गरीब घर में उसकी क्या होने लग जाती है, हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग होते हैं वहां पे है ना, उनकी परवरिश होती है। किसके? बिल गेट्स के बेटे। क्योंकि वो होता क्या है, हॉस्पिटल में ना दो बेटे एकदम साथ में होते हैं, तो एक तो बिल गेट्स का बेटा और एक किसी हमारे भारतीय का बेटा, जो एकदम ही क्या होता है, एकदम ही गरीब घर का है या फिर एकदम ही अंडर उसका है। तो वो बेटे क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वो जो गरीब घर का बेटा है वो तो किसके साथ रहना शुरू कर देता है? बिल गेट्स के साथ। और उसकी परवरिश कैसे हो रही है? एकदम बिल गेट्स उसकी परवरिश करेगा, तो आप सोच ही सकते हो कि बड़ा अमीर, एकदम ही फैसिलिटीज में A1 क्वालिटी में हो रहा है, और इसकी परवरिश कैसे होने लग गई? एकदम ही गरीब के घर में, और पता नहीं कैसे तो जी रहा है, पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है, और फटे पुराने कपड़े, खाने को मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो अब जब बड़े होते हैं, अब जब बड़ा होता है तो उनको मालूम पड़ता है, उनको आप सोच सकते हैं कि उनकी परवरिश वो कैसे इंसान डेवलप हुआ होगा। उसको तो ये लग रहा है कि मैं गरीब हूँ, इसको लग रहा है मैं बड़ा अमीर हूँ। होता है अचानक से संयोग से मिलना शुरू होता है, उसको रियलाइज होता है अरे मैं तो बिल गेट्स का बेटा हूँ, और उसको मालूम पड़ता है मैं तो इसका बेटा हूँ। पर आज उनके बोलने चलने फिरने, जो हमने 6 चीजें यहाँ डिस्कस करी, आप इमेजिन कर सकते हो कितना अंतर होगा। क्यों होगा अंतर? एक्चुअल में था तो वही,
बेटा तो बिल गेट्स का था, पर क्यों फर्क इतना हो गया? संगति। किसका फर्क हो गया? संगति। बस आसपास के लोग ही वैसे थे, तो मैं भी वैसा ही बन गया। अगर मेरे आसपास के यहाँ अच्छे लोग होंगे, मेरे अच्छे धार्मिक लोग होंगे, आप देखेंगे अपने आप ही इंसान धर्म में ढलना शुरू हो जाएगा, अच्छी बातें अपने आप ही करने लग जाएगा। आप 10 दिन किसी को व्याख्यान सुनने भेज दो, आप देखोगे 11वें दिन उसकी बातें अपने आप ही वैसी निकलनी शुरू हो जाएगी। आप देखोगे अरे क्या हो गया इसको। ऐसा लॉकडाउन में हमारे बहुत सारे रिव्यूज आए थे कि पता नहीं भैया आजकल घरों में ये ऐसी बातें करना शुरू कर दिया है कि क्या हो गया, इनको समझ नहीं आ रहा है। तो क्यों? क्योंकि वो पूरे एनवायरमेंट ही वही चल रहा है ना, वो संगति ऐसी चल रही है। तो संगति बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए संगति अच्छी रखें, नेटवर्किंग करें पर अच्छे लोगों से नेटवर्किंग, बुरी संगत नहीं। पहले फिल्टर कर लें पूरा इसके साथ इंपॉर्टेंट है। तो आज मेरे कितना हो पाएगा चीज हम आगे, क्योंकि हाँ 43 हो चुके हैं, तो हमारा फिर ध्यान का सेशन हो जाएगा, तो इसको हमें पार्ट 2 में लेना पड़ेगा। बट यस, आज हम थोड़ा टेक अवे ले लेते हैं, बस हमने क्या क्या कवर किया है उसको एक बार हम वापस समराइज थोड़ा कर लेते हैं। आप लोग अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर लें कि आपको अगले वीक के लिए क्या क्या करना है। और मैं अगर पिछले बार के लिए पूछ लूं लोगों से, तो मुझे आप लोग बता दीजिए, एक बार मुझे चैट बॉक्स से बताइए कि हमने जो टेक अवे आपको लास्ट टाइम कहे थे, हमने जो आपको टेक अवे लास्ट टाइम करे थे, बोले थे आपको करने के लिए, एक तो आपको सुनने के लिए अच्छा कहा था, ऐसे 2-4 चीजें हमने आपको बोली थी, तो कितने जनों ने एक्चुअल में उसको फॉलो किया है? कितने जनों ने एक्चुअल में उसको फॉलो किया, वो मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में बताइए एक बार, तो मुझे एक्चुअल में मालूम पड़ेगा कि हमारी ऑडियंस कुछ कर रहे हैं या केवल सुन रहे हैं या एक्शन में भी लेके आ रहे हैं। हमने हमारा टॉपिक था लेट्स प्ले होली, आपको याद होगा, हम्बल होना, ऑब्सेशन हटाना, लिसन करना, आलोचना डायरी बनाना, ऐसे सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे, है ना। तो मुझे कृपया बताइए आप लोग चैट बॉक्स में कि कितने जनों ने एक्चुअल में वो किया है, फॉलो किया है। क्योंकि हमारे पास है ना वो दिन सेशन के बाद भी तुरंत ही एक आंटी का हमारे पास फोन आया कि आपकी जो आलोचना डायरी वाला जो बात थी वो उतनी उनको अच्छी लगे और वो लोग उसमें एक्चुअल में करना शुरू कर दी, वो आलोचना डायरी बनाना शुरू कर दी। तो ऐसे भी लोग हैं जो तुरंत इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आप लोग में से कितने जन फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है खुद के, करें उसको, फॉलो करें, एक्शन में लेके आए। कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी भी नई शुरुआत करिए, शुरू करने। आज की जो हमने बात करी वापस थोड़ी समराइज। सबसे पहले देखा कि चलना कैसे है, तो आगे की भूमि देख के चलें, बिना बोले चलें, हेडफोन्स बिना डाले चलें, मोबाइल पे बिना बात करे चलें, सिर्फ चले तो आगे फुल कंसंट्रेशन, फुल अवेयरनेस। हर चीज में मेन बात ये रही, अवेयरनेस अवेयरनेस अवेयरनेस, प्रेजेंट मोमेंट प्रेजेंट मोमेंट। हर चीज में हमें यही फॉलो करना है, और वायलेंस कहीं नहीं हो, हिंसा किसी चीज की नहीं। मैं जितना मिनिमाइज वायलेंस से काम कर सकता हूं उतना मुझे करना है, मिनिमाइज हिंसा से काम कर सकता हूं कर। बैठे भी ऐसे ही बैक स्ट्रेट रख के बैठे, आंखें पूरी, हर जगह आई कांटेक्ट रखने की कोशिश करें। आसन बैठ रहे तो अहंकार के आसन से नहीं बैठे, नीचे बैठने की कोशिश करें, नीचे ही सोने की। स्लीप में भी एक पॉइंट रह गया था, नीचे ही सोने की, जितना हो सके फ्लोर पे सोएं। कमर दर्द, जितनों भी मेजर प्रॉब्लम्स है ना लोगों की, आदि ऐसे ठीक हो जाएगी, सिर्फ फ्लोर पे सोना शुरू कर दो, नीचे ही जमीन पे। तो बोलना कैसे? मीठा होके बोलना, स्पष्टवादी नहीं होना, एकदम मधुर हमारे वचन होने चाहिए। ये सारे हमारे टेक अवे रहे। और नेटवर्किंग करें, अच्छे लोगों से नेटवर्किंग करें, अच्छे लोगों से बात करें। तो आज हमने यहाँ तक ही कवर किया है। फिर अब किसी के भी कोई प्रश्न होंगे तो हम उनको आगे लेने का भी प्रयास करेंगे 10 बजे बाद।